कहानी की शुरुआत में हमें बॉन्ग के बारे में बताया जाता है, जो कि एक बहुत अच्छा कुक है और ब्लू हाउस यानी कि साउथ कोरिया के प्राइम मिनिस्टर के घर में काम करता है। वो वहाँ बाकी सभी वर्कर्स से उम्र में छोटा है। शाम को बॉन्ग को इन्फॉर्म किया जाता है कि ब्लू हाउस में चाइनीज एम्बेसडर के लिए एक डिनर पार्टी रखी गई है। एम्बेसडर को मछली की हड्डियों से एलर्जी है, इसलिए बॉन्ग को मछली ही पकाने का ऑर्डर दिया जाता है, लेकिन उसमें हड्डियों का एक दाना भी नहीं होना चाहिए। बॉन्ग मन लगाकर खाना बनाने लगा। रात में सबके लिए टेबल पर खाना रख दिया गया। जैसे ही एम्बेसडर ने वो मछली खाई, उसमें से एक फिश हुक निकला। अब वहाँ कई गार्ड्स बॉन्ग को ढूंढने के लिए लग जाते हैं। इसके बारे में उसे पहले ही याद आ गया था, इसलिए जब दो पुलिस ऑफिसर्स उसके घर आए, वो बैल्कनी से भागने की कोशिश करता है। इससे पहले कि वो वहाँ से निकल पाता, ऑफिसर्स उसे पकड़कर अंदर खींचने लगते हैं। ऐसे ही छीना झपटी में बॉन्ग नीचे स्विमिंग पूल में गिर गया और उसका सर जाकर सीधा जमीन से टकराया, लेकिन वो अभी भी नीचे ही तैरता जा रहा था। वो एक लड़की को देखता है जो पास आकर उसे किस कर देती है। जब बॉन्ग की आंखें खुली तो वो एक अजीब से कमरे में था। बॉन्ग को अपने शरीर से कुछ गड़बड़ लगी, इसलिए वो जल्दी से जाकर शीशे में देखता है तो पता चला कि वो अब एक औरत बन चुका है। थोड़ी देर सोचने के बाद उसे लगा कि शायद सिर के बल गिरने की वजह से वो ऐसा कोई सपना देख रहा है। बॉन्ग कमरे से बाहर निकला ताकि पता चले कि क्या गड़बड़ है, लेकिन वहाँ कई औरतें राजकुमारी कहकर झुकते हुए उसे नमन कर रही हैं। ये सब देखकर बॉन्ग चौंक गया। जल्दी से भागकर बाहर आया। उसे अपनी जांघें ठंडी सी महसूस हो रही थी, इसलिए अपने शरीर को छूने लगा। जैसे ही उसने अपने पैरों के बीच में हाथ लगाया, उसे यकीन हो गया कि वो अब एक लड़की ही बन चुका है। इससे वो काफी डर गई और उसे लगा कि ये एक सेक्स चेंज ट्रैफिकिंग का मामला है। लेकिन जब उसने अपने आसपास देखा तब उसे समझ आया कि वो पुराने जमाने में है। बॉन्ग ये देखकर एकदम से शौक में चली गई, इसलिए उसे महल में वापस लाया जाता है। अगले दिन बॉन्ग उठकर नौकरानी से अपने बारे में सब कुछ पता करती है। सामने आया कि वो टाइम ट्रेवल करके जोसियोन डायनेस्टी साल 1851 में आ गई है। बॉन्ग अब एक राजकुमारी किम सोयोंग के शरीर में है, जिसकी शादी राजा च्योजोंग से कुछ ही दिनों में होने वाले है, जिसके बाद वो एक रानी बन जाएगी। नौकरानी ये भी बताती है कि परसों रात को वो झील में बेहोश मिली थी। किसी को पता नहीं कि यह कैसे हुआ। किस्मत से गार्ड्स राजकुमारी को ढूंढकर महल में वापस ले आए। ये सब सुनकर बॉन्ग समझ जाता है कि शायद किम और उसकी आत्माएं बदल गई हैं और अब बस झील ही है जो उसे वापस अपने टाइम में ले जा सकती है। बॉन्ग नौकरानी को उसे झील तक ले जाने के लिए कहती है ताकि वो पानी में कूदकर वापस अपने टाइम में चली जाए। वो भागकर उसमें कूद तो गई, लेकिन वहाँ पानी था ही नहीं। वो सीधे जाकर गीली मिट्टी में गिरी। पता चला कि महारानी ने झील के पानी को खाली करवा दिया है ताकि कोई उसमें गिर ना जाए। बॉन्ग को ये सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उसे अभी भी लगता है कि पानी से ही सब कुछ ठीक हो सकता है, इसलिए वो जहाँ पर भी पानी देखती है उसमें डूब जाने की कोशिश करती है। एक बार तो वो पोछा मारने वाले पानी में भी अपना सर डाल देती है। उसकी हर कोशिश नाकामयाब हुई। कुछ दिनों बाद उसकी शादी हो रही है। बॉन्ग को किसी रीति रिवाज के बारे में नहीं पता, लेकिन नौकरानियां उसकी मदद करके सब कुछ संभाल लेती हैं। रात में बॉन्ग, जो कि अब एक रानी बन चुकी है, वो राजा के कमरे में सोने जाती है। बॉन्ग राजा के साथ सोने के नाम से ही डर गई, इसलिए वो उसे बहुत सारी शराब पिला देती है ताकि वो जल्दी से सो जाए। किस्मत से वैसा ही हुआ। राजा शराब पीकर सो गया। अगले दिन बॉन्ग आधे नशे में उठी। नौकरानी उसे खाना खिलाती है, मगर उसे वो खाना बिल्कुल बेकार और बेस्वाद लगा, इसलिए बॉन्ग रॉयल शेफ को रामेन बनाने का आदेश भिजवाती है। शेफ रामेन सुनकर कंफ्यूज तो हुआ, लेकिन जैसा जैसा रानी ने बताया उस हिसाब से वो खाना बना देता है। जब रानी के पास खाना पहुंचाया गया तो उसे खाकर वो थूक देती है। फिर शेफ को दोबारा खाना बनाने के लिए कहा जाता है। अगली बार जो खाना आया उसमें कुछ ज्यादा ही मिर्ची थी। शेफ कई बार अलग अलग तरीकों से बनाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी बॉन्ग को कुछ पसंद नहीं आता। इससे शेफ परेशान होकर बॉन्ग को ही खाना बनाने के लिए कह देता है। बॉन्ग, जो अब भी खाना बनाना नहीं भूली, खुद ही काम के लग जाती है। वो रसोई में जाती ही चाकू पकड़कर सब्जियां काटने लग गई। नौकरानी घबरा रही है क्योंकि रानी ने इससे पहले रसोई में कभी कदम ही नहीं रखा था। खाना बनाना तो दूर की बात। वहाँ पे खड़े सभी लोगों को लगा कि रानी कुछ नहीं कर पाएंगी, लेकिन बॉन्ग सब्जियों को एकदम सही और जल्दी से काट लेती है। शेफ ये देखकर चौंक गया। फिर वो बाकी सारा काम भी सटीक तरीके से करके रामेन बनाकर तैयार कर लेती है। फिर वो और उसकी नौकरानी अपने कमरे में गए और आराम से खाने का स्वाद लिया। इधर रसोई में शेफ को रानी के खाना बनाने से जलन हो रही है। वो कहता है कि खाना सिर्फ दिखने में सुंदर है, स्वाद में बिल्कुल बकवास निकलेगा। लेकिन जैसे ही उसने बचे हुए खाने को चखा, उसके हाथ से चम्मच ही गिर गई, क्योंकि इससे ज्यादा स्वादिष्ट चीज उसने पहले कभी नहीं खाई थी। आज जो कुछ भी हुआ इसके बारे में सोचकर बॉन्ग के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो अपने खाना बनाने की कला से महारानी को प्रसन्न कर दे, जिससे कि वो झील में पानी भरवाने के लिए मान जाए। बॉन्ग उसी वक्त रसोई में वापस आ जाती है,
लेकिन शेफ उसे महारानी को भेजे जाने वाला खाना नहीं देखने देता। बोंग इससे नाराज होकर शेफ से कहती है कि चलो मुकाबला करते हैं कि कौन जल्दी खाना बनाने में माहिर है। शेफ पहले तो मना कर देता है, लेकिन जब बोंग ने उसे चिढ़ाया तो वो मुकाबले के लिए तैयार हो जाता है। एक नौकर घंटी बजाकर मुकाबला शुरू कर देता है। शेफ ने चाकू लेकर जल्दी से गाजर काट दी, मगर रानी के हाथ ज्यादा तेज हैं। वो खीरे और बाकी सब्जियों को आसानी से काट देती है। कुछ मिनटों बाद बोंग ने खाना बनाकर घंटी बजा दी। शेफ को बुरा लगा कि वो हार गया, इसलिए वो कहता है कि स्पीड जरूरी नहीं है, उससे ज्यादा जरूरी खाने का स्वाद होता है। बोंग को तो विश्वास था ही कि उसका खाना ज्यादा अच्छा है, इसलिए शाही इंस्पेक्टर को चखने के लिए बुलवाती है। इंस्पेक्टर बोंग का खाना चखकर मोहित हो गया और कहा कि आप ही अब से शाही रसोई संभालें। बोंग उसी वक्त अपने काम में लग जाती है और महारानी के खाने को चेक करती है। उसे पता चला कि महारानी के दांतों में दर्द रहता है, इसलिए वो नरम खाना खाने लगी है। अब बोंग कहती है कि वो आलू का दलिया बनाएगी। सबसे पहले वो दूध गर्म करके उसमें और चीजें मिला देती है। वो बीच बीच में उसे चखती भी जा रही है। फिर आखिर में उसमें आलू डालकर थोड़े टाइम तक उबालने के बाद खाना तैयार हो गया। इसके बाद उसे सुंदर दिखाने के लिए बोंग ऊपर फूल रख देती है। अब बोंग महारानी को खाना देने खुद ही गई। महारानी को खाना अच्छा तो लगा, पर वो कहती है कि ये ठंडा है। वो ठंडा इसलिए हो गया था क्योंकि रसोई से यहाँ तक लाने में काफी टाइम लग गया, जिससे कि उसका स्वाद भी खराब हो गया और दलिया प्लेट में साइड में भी बिखर गया था, इसलिए वो अब सुंदर भी नहीं लग रहा था। ये देखकर बोंग परेशान हो गई और दुखी होकर अपने महल में वापस आ गई। रास्ते में वो महारानी को अलग तरीके से खाना पहुंचाने के बारे में सोचती आ रही है। थोड़ी देर बाद बोंग को एक बहुत बढ़िया आइडिया आया। वो नौकरानी को कैबिनेट बनाने का पूरा तरीका समझाकर एक कपड़ा सील देती है। नौकरानी उसे लेकर शाही इंजीनियर्स के पास गई और उन्होंने रानी के कहे मुताबिक ही कैबिनेट बना दिया, जो हर साइड से कपड़े या लकड़ी से बंद था। इससे खाना ना तो ठंडा होगा, ना ही बिखरेगा। बोंग एक नई डिश बनाकर रानी को भिजवा देती है। महारानी को खाना बहुत पसंद आया, वो उसका एक दाना भी नहीं छोड़ती। नौकर रानी को एक खुशखबरी सुनाते हैं। कुछ दिनों बाद राजा ने एक दावत रखी है, जिसमें देश के कई बड़े लोग आए हैं। बदकिस्मती से उसी दिन कुक बीमार हो जाती है, इसलिए शाही रसोई में खाना बनाने के लिए कम ही लोग हैं। ये देखकर बोंग आदमी के कपड़े पहन लेती है और दावत से बाहर निकलकर रसोई में आ जाती है। शेफ बताता है कि सामान भी बहुत कम है, क्योंकि आज जो सब्जियां आने वाली थी वो नहीं आई। अब बोंग सोचती है कि वो नए तरीके की डिश बनाएगी और सभी को साथ लेकर काम में लग जाती है। उसने आलू छील कर काटा और गरम तेल में फ्राई कर लिया, जिससे कि वो चरचरा लगे। जब गेस्ट ने खाना देखा तो उन्हें अच्छा नहीं लगा, क्योंकि दावत में कोई शाही डिश होनी चाहिए। मगर जैसे ही उन्होंने इसे चखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि आज तक किसी ने भी इससे अच्छा खाना नहीं खाया था। और इसी तरह दोस्तों जन्म हुआ फास्ट फूड का। इधर बोंग एक नई डिश बना रही है, क्योंकि रसोई में मीट ही नहीं है। वो बीन्स से वेज बर्गर बनाकर साथ में टमाटर रख देती है। बोंग पेपर पर डिश का नाम लिखकर भी बेचती है, मैकडोनाल्डो। आलू वाली डिश की तरह ही ये भी सभी गेस्ट को बहुत पसंद आई। मीठे में उसने जली बनाई, जिसके स्टिक पर अलग अलग मैसेज लिखे हुए थे। इनका नाम रखा गया भाग्य बताने वाली जेली। गेस्ट को ये भी बहुत पसंद आया। शुरुआत में गड़बड़ होने के बावजूद दावत बहुत अच्छी हुई। महारानी बोंग के टैलेंट से खुश होकर कहती है कि मांगो, जो भी चाहिए वो दूंगी। बिना रुके बोंग झील को दोबारा भरवाने के लिए कहती है। महारानी नौकरों को आदेश देकर उसी वक्त काम शुरू करवा देती है, लेकिन ये हाथों से बाल्टी ले जाकर पानी भरते हैं और इसमें बहुत ही ज्यादा टाइम लग रहा है। बोंग इससे परेशान होकर नया तरीका खोजती है। वो नौकरों को एक ही जगह खड़े होकर बस बाल्टी आगे पहुंचाने के लिए कहती है। नौकर ऐसे आइडिया से खुश हो गए, क्योंकि इसमें ज्यादा मेहनत और टाइम नहीं लग रहा था। बोंग कई दिनों तक इंतजार करती रही, लेकिन फिर भी झील में थोड़ा सा ही पानी भर पाया। वो इंतजार करते करते थक गई, पर अगले दिन ही तेज बारिश होना शुरू हो जाती है, जिससे झील में अपने आप ही पानी भर गया। बोंग इससे बहुत खुश है और बारिश में नाचने लग जाती है। कुछ घंटों बाद झील पूरी पानी से भर गई है। बोंग किनारे पर जाकर एक पत्थर पर अपना नाम लिख देती है। इसके बाद वो पानी में कूद गई और नीचे जाने लगी, जैसा कि कहानी की शुरुआत में हुआ था। जब बोंग की आंख खुली तो वो एक हॉस्पिटल बेड पर था और उसी कमरे में सोफा पर एक पुलिस ऑफिसर भी सोया हुआ था। वो फोन लेकर वहां से निकलने की कोशिश करता है कि तभी पुलिस ऑफिसर जाग गया और बोंग को पकड़ने के लिए भागा। बोंग उससे तो बचकर निकल गया, लेकिन सामने दो और पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं। बचने के लिए बोंग खिड़की से नीचे कूद जाता है और सीधा लाइब्रेरी की तरफ चला गया। वहाँ हिस्ट्री की किताब में जोसियन डायनेस्टी के बारे में पढ़ने लगा, लेकिन यहाँ पर भी ऑफिसर्स उसका पीछा करते हुए आ गए। बोंग वहाँ से निकलने के लिए भागता है। उसे रोकने के लिए ऑफिसर्स कहते हैं कि हम तुम्हें अरेस्ट नहीं करने आए हैं। सामने आया पास्ट को बदलने की वजह से प्रेजेंट भी बदल चुका है। अब पुलिस उसको पकड़ने के बजाय बचा रही है, क्योंकि वो एक जासूस है जिसने एक बड़े आदमी के करप्शन को सबके सामने लाया।
बॉन्ग को विश्वास नहीं हुआ, इसलिए वो इंटरनेट पर सर्च करके भी देखता है। उसे समझ आ गया कि वो सच ही बोल रहे हैं। अब हिस्ट्री और प्रेजेंट बदल चुके हैं। कहानी के अंत में बॉन्ग रोड पर खड़ा होकर शहर को देख रहा होता है। उसके दिमाग में यही चल रहा है कि कैसे पास्ट को थोड़ा सा बदल देने की वजह से फ्यूचर कितना ज्यादा बदल गया।